हम सब एक ऐतिहासिक मोड़ पर हैं जहाँ पे यह निर्णय लेकर के जाएंगे कि हमें करना क्या चाहिए और अभी तक हुआ क्या है। तो इस संबंध में देश के अंदर लगातार जन जागरण हो रहा है और इस जन जागरण में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वह भूमिका आर्टिस्ट एंड पेंटर संघ के साथ में ही बामसेफ वॉलंटियर फोर्स की भी होगी। और इस बात को अगर देखा जाए तो चूँकि यह मैटर प्लानिंग और उसके एग्जीक्यूशन को लेकर के है तो एक छोटा सा पहल हमारे आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तन कर देगा और यह जन आंदोलन हमारी आज़ादी के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन के तरफ खड़ा करेगा। बशर्ते इसकी ताकत को हम जानते नहीं, ताकत को पहचानते नहीं, इसलिए हम लोगों ने इसको अगर देखा जाए अभी तक नेग्लेक्टेड करके रखा है। तो मैं आर्टिस्ट एंड पेंटर संघ के बारे में बहुत सारा जानकारी पहले दिया लगातार कार्यक्रमों के जरिए, चाहे वो रायपुर हो, अंबिकापुर हो या फिर बिलासपुर में कार्यक्रम हुआ हो। लेकिन पहली बार आप लोग बामसेफ वॉलंटियर संघ के बारे में, बामसेफ वॉलंटियर फोर्स के बारे में आप लोग सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यह संगठन बनाने का औचित्य क्या है और इसकी पूर्व शर्त क्या है। तो आप सबको मालूम है कि बामसेफ शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा और शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए बनाया हुआ संगठन है। यानी समाज के अंदर जो परिस्थितियां हैं उसको कैसे ठीक किया जाए इसके लिए बनाया हुआ संगठन है। बामसेफ का मतलब ही है कि यह अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लासेज और इनमें से कन्वर्टेड जो है माइनॉरिटी के लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है। और जहाँ तक वॉलंटियर बात आती है कि भाई स्वयं इच्छा से युक्त होकर के एक बल का निर्माण करना, जिसकी हमें निहायत ज़रूरी है। यह ज़रूरी क्यों है? यह केवल राज्य अधिवेशन और राष्ट्रीय अधिवेशन में हमारी ज़रूरत है या फिर इसकी ज़रूरत राउंड द क्लॉक है, यानी 24 आवर हमारे समाज को इसकी ज़रूरत है। अगर इस परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो आप लोग इस बात को अनुभव करेंगे कि अभी किसी भी गांव में चले जाइए और किसी भी गांव में जाकर के जब देखेंगे तो वहाँ पे प्राथमिकता के तौर पे हमारी लोगों की समस्या है, यानी SC ST OBC की समस्या है। वहाँ पे ज़मीन कोई दूसरा कब्जा कर रहा है, इसकी समस्या है। हमारे समुदाय के अंदर महिलाओं और जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके साथ छेड़छाड़ की समस्या है। उनके साथ जातिगत भेदभाव करके उनको लगातार अनादर करने की समस्या है। उनके साथ दुर्व्यवहार करने की समस्या है। कोई व्यक्ति मजदूरी किया, मजदूरी करने के बाद उसको जो राशि मिलनी चाहिए, उसको मेहनताना जो मिलना चाहिए, उसकी समस्या है। यानी ये समस्या हर गांव के अंदर मिलता है। और तो और अगर बच्चे हैं उनको स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा है, बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पे बच्चे हैं या फिर कुछ युवा वर्ग के लोग हैं उनको जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने की समस्या है। अगर मैं यह भी देखता हूँ कि कुछ ऐसे नेग्लेक्टेड लोग हैं जिनके राशन कार्ड बनाने की समस्या है, कुछ ऐसे लोग हैं जो मजदूर हैं उनको ज़मीन नहीं मिल रहा है रहने के लिए, इसकी समस्या है। यानी अगर मैं लिस्ट करूं इन समस्याओं का तो एक मोटा सा किताब भर जाएगा। और ये समस्या किसकी है?
शेड्यूल कास्ट, ट्राइबल, बैकवर्ड और कन्वर्टेड माइनॉरिटी की समस्या है। यानी वो रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, राशन पाने के लिए अपनी जाति से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, बावजूद इसके उसके सामने समस्या है। अगर ये समस्या है और देश के अंदर चुनी हुई सरकार भी है, तो सरकार अगर इस समस्या को हल नहीं कर पा रहा है तो करे कौन? क्योंकि जो वर्तमान में जो सरकार जिसको हम कहते हैं, भारत के संविधान के आधार पर के चुन करके जाते हैं, 134 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और डायरेक्ट SC ST के चुन करके जाते हैं, 1000 से ज़्यादा विधानसभा में हमारे माननीय विधायक चुन करके जाते हैं। क्या अपने समुदाय की समस्या को विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर उठाते हैं? क्या उनको इस बात का पता नहीं है कि हमारे लोगों की समस्या है? हाँ, वो ये जरूर करते हुए पाए जाते हैं कि कभी गणेश पूजा, कभी सरस्वती पूजा, कभी शादी, कभी ब्याह, उसमें जरूर भागीदारी निभाते दिखते हैं। ये माननीय विधायक लोगों का ऐसा काम दिखता है। यानी हमारी समस्या जो मौलिक कारण है वो इस देश की जाति व्यवस्था, इस देश की वर्ण व्यवस्था है, इस देश में छुआछूत और महिलाओं की गुलामी है। महिलाओं के साथ आए दिन देखेंगे कि छेड़छाड़, बलात्कार, उनके साथ अनादर की बातें आती रहती है। तो अगर हमारे पास पुलिस है, हमारे पास फोर्स है, शासन द्वारा चुने हुए सब कुछ है, कहने को नियम कानून भी है, लेकिन क्या वो नियम कानून लागू है? अगर लागू नहीं है तो जो समुदाय के प्रताड़ित लोग हैं उनकी कुछ जिम्मेदारी बनती है। अगर जिम्मेदारी बनती तो कौन लोग हो सकते हैं? हमारे समुदाय के वो लोग जो पढ़े लिखे या फिर अनपढ़ भी होंगे लेकिन समाज के बारे में समझ रखते हैं। आज ज़्यादातर देखेंगे समाज का मतलब है जाति समाज, कि भाई ये उरांव समाज है, गोंड समाज है, ये पनिका समाज है, ये सतनामी समाज है। यानी गांव के अंदर अलग अलग समाज बना हुआ है और एक दूसरे की समस्या पे कोई एक दूसरे के साथ आता नहीं है। और ठीक है, सोचते उसकी समस्या वो जाने। यानी जातियों के बीच में अंतर्द्वंद है। हम इस देश में भारत के संविधान के अनुसार या तो अनुसूचित जाति है, जनजाति या पिछड़े वर्ग के लोग हैं। हमें संवैधानिक अधिकार तो चाहिए, लेकिन संवैधानिक गतिविधि नहीं करना है। यानी संवैधानिक तौर पे हम शेड्यूल ट्राइब के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की बात तो दूर, हम उनके साथ बैठते नहीं हैं, उनके साथ कोई चर्चा नहीं करते, कोई सामाजिक मुद्दे पर चर्चा ही नहीं करते। जाति में अगर चर्चा करते हैं, फलाने की लड़की सयान हो गई है, उसका शादी करना है, फलाने की लड़की दूसरे समाज में चली गई है, उसका बकरा भात खाना है। ये जो है समाज है, यानी ब्राह्मणों द्वारा जो बनाया हुआ समाज है, वास्तव में वही समाज है। हमें संवैधानिक अधिकार चाहिए, तो संवैधानिक अधिकारों के लिए शेड्यूल कास्ट, ट्राइबल, बैकवर्ड को एक साथ आना पड़ेगा। तो उसके लिए बामसेफ वॉलंटियर फोर्स की क्या जिम्मेदारी गांव के अंदर? गांव में अगर आप लिस्ट बनाइए तो पता चलेगा कि महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, बेरोजगार लोग भी हैं, पढ़े लिखे बड़े बुजुर्ग भी हैं। अगर उनका लिस्ट तैयार करिए तो लिस्ट आपको एक गांव में बैठ करके अच्छे से तैयार हो सकता है। और सामाजिक मुद्दे पे अगर हम उनको बुलाते हैं वहाँ पे चर्चा करने के लिए, तो लोग इकट्ठे होंगे। अगर इकट्ठे होंगे 100 लोग, तो हम ये नहीं कहते कि 100 लोगों में से 100 लोग आपकी बातों को मान लेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कुछ लोग ये कहेंगे कि ये कौन पार्टी से है, ये ज़रूर कहेंगे। मीटिंग हुआ थे मतलब कोई पार्टी से है, और जब पार्टी से है तो साला मुर्गा दारू नहीं दिया, क्या मतलब? ये आपके सामने चुनौती है। मुर्गा दारू नहीं दिया मतलब कोई नहीं, तो बाद में पूछेंगे ये बाबू बताओ तो ये मीटिंग करे बर तोला कै रुपया मिली से? महू के दे 10 रुपया देवे तो मैं आ जाऊँ। तो ये मानसिकता, इतनी गिरी हुई मानसिकता, इतनी घटिया मानसिकता ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने तय किया है। अब उस घटिया मानसिकता, उस घटिया व्यवस्था को आपको हल करना है।
जिन लोगों ने इस देश में कचरा हजारों साल से फैलाया, वो इस कचरा को सफाई नहीं करने वाले। अगर करना होता कर दिए रहते। ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी लोग जाति पे बात तो करते हैं कि जातियां इस देश के लिए बड़ी शर्मनाक बात है, जाति का आधार पे ये नहीं होना चाहिए, जाति का आधार पे वो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जाति की व्यवस्था को गजब का संभाल करके रखते हैं। उनका संभालने का तरीका अलग है, हमारे लोग को संभालने का तरीका अलग है। ब्राह्मण क्षत्रिय लोगों को अपनी जाति को संभालने का तरीका अलग है, वो अपने शास्त्र के अनुसार संभालते हैं। अगर कोई ब्राह्मण है, अगर उसकी लड़की है, अगर पता चलता है कि शूद्र अतिशूद्र का कोई लड़का अगर उससे अफेयर करे, वो ले करके भाग जाए, अपने साथ शादी कर ले, वो थाने में रिपोर्ट नहीं कराते, सीधे गोली मारते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण देश भर में पाए जाते हैं और हमारे लोग की हिम्मत भी नहीं है। क्षत्रिय लोगों के साथ भी वही है। तो समाज में इस तरीके से उन्होंने व्यवस्था निर्माण की है कि हमारे लोग सोच करके भी नहीं सोचते। अगर गलती से सोच भी लिए तो या तो वो लोग ऊंचे पदों पे होंगे, हमारे लोग ऊंचे पदों पे होंगे जहाँ पे माल आ रहा है, टेबल के अंदर से आ रहा है, टेबल के ऊपर से आ रहा है, और दोनों माल जब आता है तो अपनी लड़कियों को बेच देते हैं। ऐसा भी है। इस बात को भी समझना पड़ेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे आजू बाजू, हमारे वर्ग के समुदाय के बहुत सारे ऐसे अधिकारी कर्मचारी मिलेंगे और वो बीच बीच में बताते रहते कि आप लोग जाति प्रजाति बात करते हो, हमारी डौकी तो फलाने उच्च जाति की है। मैं कहा अच्छा उच्च जाति की है तो तेरे अनुसार काम करती है? नहीं करती है तो गुलाम बना के तुमको सलाह अभी भी रखी हुई है, और अपने तरफ से मायके वालों को ज़्यादा हेल्प करती है। तुम्हारे घर ससुराल के तरफ से या तुम्हारे घर परिवार के लोग आते हैं तो कुछ मान सम्मान करती है? नहीं, वो तो करती नहीं, आने नहीं देती। अच्छा, जब आने भी नहीं देती तेरे बिरादरी, तेरे जाति के वजह से, जिसके आधार पे तुमको पढ़ने का मौका मिला, नौकरी करने का मौका मिला, जब माल मिलने लगा वो जरूर कूद करके आ गई और सारे लोग पे ब्रेक लगा दी। ये तो वास्तविक तौर पे व्यवहार दिखता है। तो हम जो है चूँकि जाति व्यवस्था के खिलाफ हैं, तो यह बात समझ में आती है कि हमारे लोगों की दुर्दशा अलग है, उन लोगों की दुर्दशा अलग है। वो जाति व्यवस्था के आधार पे यह देखते हैं कि इन्हें अगर गुलाम बनाए रखना है तो अंधविश्वास का सहारा लेना पड़ेगा, और इस अंधविश्वास करने के लिए वो लोग तमाम तरीके से अपने ढकोसले बनाते हैं, अलग अलग पूजा पंडालों में कार्यक्रम करते रहते हैं। अगर हम बामसेफ वॉलंटियर फोर्स का अगर एक एक गांव में अगर कमेटी तैयार करें तो कम से कम हम ये देखते हैं कि 10 से 15 लोग उस कमेटी में होंगे ज़रूर। SC ST OBC माइनॉरिटी सभी लोगों को ले करके अगर साथ में आते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे वही लोग कमेटी के मेंबर होंगे। अब उसका क्या करना होगा? उस कमेटी को एक्टिव रखने के लिए ऐसा नहीं कि कागज़ के अंदर बंद तो गया, एक बार मीटिंग बुला लिए, तो तमाम मुद्दे हैं जिनकी ज़रूरत पता चला राशन कार्ड की, उसके लिए बनाना पड़ेगा। जिनकी ज़रूरत जाति प्रमाण पत्र के लिए, उसको बनाना पड़ेगा। उसके लिए वॉलंटियर फोर्स के लोग जा करके काम करेंगे। अगर समुदाय की समस्या में ज़रा सा भी हल करने की दिशा में शासन प्रशासन अगर कोशिश नहीं करता है तो वो जो वॉलंटियर फोर्स के लोग हैं 4-5 गांव के लोगों को बोले, 50-60 लोग अगर तहसीलदार उप तहसीलदार के पास जा करके खोपड़ी में चढ़ करके बोले कि साहब ये तो काम आपका है, अगर आप नहीं कहोगे तो हम बना दे क्या? अगर हम बनाए दें, अगर आप इच्छा चाहते हो कुर्सी से हट जाओ, बस यही हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। कोई लाठी डंडा मारने की ज़रूरत ही नहीं है, धरने की ज़रूरत है, मारने की ज़रूरत है ही नहीं, हमको चलाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। क्योंकि इतना जब देखते कि 4-5 गांव के लोग आ गए हैं तो हमारे जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाएगा, वन भूमि का पट्टा नहीं देगा, राशन कार्ड नहीं देगा, कोई विधवा परित्यक्ता का पेंशन नहीं देगा, ऐसा हो सकता है क्या? तो ये काम कोई विधायक आ करके करेगा ऐसा है? विधायक के पास अगर जाते हैं तो उसको पता चलता है ये जिस मोहल्ले से आया है ये जो है बीजेपी को वोट देता है, और सरकार में बैठा कांग्रेस का आदमी तो बोलेगा साला तू तो वोट ही नहीं देता, तेरा तो काम नहीं करने वाले हैं। ये जो घृणित मानसिकता है उसका उपाय क्या है? बामसेफ वॉलंटियर फोर्स। अगर किसी SC ST OBC के बीच में अगर सामंजस्य हुआ, भाईचारा उत्पन्न हुआ, तो ब्राह्मणवाद उसी दिन से समाप्त होना शुरू हो जाएगा।
तो ये जो रामायण कीर्तन के लोग हमारे भजन मंडली में जाते हैं, जो ब्राह्मणवाद के आधार पर गुलाम बनने के लिए, अंधविश्वास फैलने के लिए उनकी परंपरा है, हम अपने संतों गुरुओं महापुरुषों का, उसमें ओबीसी महापुरुष का जन्म जयंती आएगा, उसमें शेड्यूल कास्ट के महापुरुष की जन्म जयंती आएगा, उसमें बैकवर्ड के महापुरुषों की जन्म जयंती का कार्यक्रम आएगा। आप कार्यक्रम की झड़ी लगा दो, उसको लगेगा कि यादव का भी यहाँ पे महापुरुष है, कुर्मी का भी महापुरुष है, शेड्यूल कास्ट के भी महापुरुष है, शेड्यूल ट्राइब के भी महापुरुष है, माइनॉरिटी के भी महापुरुष है। जब यह विचार गांव-गांव तक जाएगा, जब यह विचार गांव-गांव तक जाएगा, तो क्या वहाँ पे लगता है कि ब्राह्मणवाद टिक पाएगा? ब्राह्मणवाद का खात्मा तय है, क्योंकि जिस विचार की वजह से ब्राह्मणों ने प्रचार प्रसार करके हमें गुलाम बनाया, उसके अपोजिट में जो कार्यक्रम हमारे महापुरुषों ने जो तमाम आंदोलन किए, उस आंदोलन की जब आप जानकारी देंगे तो यह जानकारी गांव के हर लोगों तक चला जाएगा। अगर सुनने के लिए 10 लोग हैं, एक चोंगा लगा दो। एक ऐसा ही आया वाकया, और उन्होंने लिखा कि आखिर आज़ादी की लड़ाई मुगलों से क्यों नहीं लड़ी गई, अंग्रेज़ों से क्यों लड़ी गई? तो हमारे लोग, एक तो दिमाग ही नहीं चलता, साले पूछ क्या दिया, सोचता है कि बड़ा मुश्किल से 7वीं 8वीं तो पास हुए थे, ऐसा टेढ़ा घेचा सवाल लेकर के, और ऐसा तो सवाल था ही नहीं। हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में कितने लोगों ने आहुति दी, ऐसा पूछते हैं तो मंगल पांडे और फलाने ढमाके, पांडे दुबे चतुर्वेदी यही आते हैं। ये इतना टेढ़ा सा सवाल पूछ दिया, लोगों का दिमाग रीजनिंग करने का है ही नहीं है, ख़त्म है, कोई जवाब ही नहीं देता उसमें। मैं कहा कोई बात नहीं भाई, जवाब नहीं है तो हम ही कुछ लिख देते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा दिमाग अगर अधूरा रहेगा तो मामला और कचरा गोबर भरा जाएगा। या तो वो सवाल के जवाब से, मेरे जवाब से संतुष्ट हो जाए। था सवाल किसने पूछा? साहू ने। साहू कौन? वो कांकेर का साहू। जवाब किसने दिया? तो एक साहू, उसने क्या लिखा? मुगल लोग कुछ जो है ठीक ठाक थे, इसलिए उनके साथ कोई आंदोलन फांदोलन नहीं हुआ। अंग्रेज लोग थोड़े ज़्यादा क्रूएल थे, इसलिए उनका आंदोलन हुआ। हमें समझ में आया कि इसका दिमाग किस लेवल पे चल रहा है। मुगल लोग अच्छा थे, ऐसा वो बोल रहा है, क्योंकि ये बताया जाता है। लेकिन अभी मियाँ लोग सबसे ज़्यादा खतरनाक हो गए, ये उसके दिमाग में और कीड़ा काट रहा है। तो वो जो जवाब दिया ऐसा इस तरीके से, तो मेरे को लगा कि थोड़ा बताना पड़ेगा कि इसमें क्या हुआ। ब्राह्मणों ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी 1857 में लड़ी, ऐसा टेक्स्ट बुक में लिख करके बताते हैं। उसी से डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, इतिहासकार सब बन जाते हैं। मैं तो खुली चुनौती देता हूँ कि वो जो ब्राह्मणों का इतिहास बताया हुआ है, सबसे घटिया और इतिहास के साथ धोखाधड़ी किया है। वो इतिहास वो सही से नहीं बताते, सही से हम लोग बता रहे हैं। वो धोखेबाज लोगों को हम कोई शब्द से ही नहीं नवाज सकते, बल्कि ये कह सकते हैं कि अगर अंग्रेज़ों ने इस देश में गुलाम बनाया, तो अंग्रेज़ों ने अगर इस देश को गुलाम बनाया, तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ। बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, जो मुगलों के खानदान से थे, और उसका जो सेनापति था मीर कासिम के नेतृत्व में लॉर्ड क्लाइव उधर से अंग्रेज़ों के तरफ से थे। प्लासी का युद्ध जो है 6 साल तक लड़ा गया। और उस लड़ाई में अगर देखा जाए तो जो आज का जो मुर्शिदाबाद है, वहीं पे प्लासी नाम का जगह है। हमारे लोगों को इतिहास को आंखों से देखना चाहिए, ब्राह्मणों के किताब से देखना नहीं चाहिए। अपनी आंखों से देखो, अभी भी वो इलाका जंगली इलाका है। और जब नवाब सिराजुद्दौला था, वहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल लोग लड़ाकू थे, और ये जो है अपने जो उनके प्रचलित जो हथियार थे, ये भाला, तीर, तलवार, यही थे। उन लोगों ने ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी। 6 साल तक उन्होंने वहाँ पे रोके रखा। यानी 6 साल तक मुग़ल लोग इस देश में अंग्रेज़ों को नहीं आने देना चाहिए, इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। मीर कासिम को ऑफ़र किया कि तुमको हम बंगाल का नवाब बना देंगे। उसने कहा ठीक है। उसने नेतृत्व अपना छोड़ा और बंगाल के अंदर घुस गए। बड़ी मज़ेदार बात यह है कि उस समय बंगाल में बहुत ज़्यादा पशुओं के व्यापार होता था,
और आज भी बंगाल जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा पशु तस्करी का आज भी सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा तरीके से व्यापार होता है। सूअर की चर्बी, गाय की चर्बी से क्या है, कारतूस बनते थे जो 2 नाली गोली बना करके लगाए जाते थे, और उसके व्यापारी कोई और ज़्यादा नहीं, ब्राह्मण ही लोग थे। यानी ब्राह्मणों की अच्छी खासी तादाद वहाँ पे उपस्थित थी, बावजूद इसके उन्होंने 1757 की लड़ाई लड़ी ही नहीं। अब अपने को क्या मानते, विद्वान मानते हैं, अपने को विद्वान मानते हैं कि विदेशी लोग हैं तो उनके साथ लड़ना चाहिए था, नहीं लड़ा। अब 1757 की लड़ाई के बाद में इन लोगों को दिमाग में लगा, साला 100 साल इधर ढक्कन खुलने में लगा कि अबे अंग्रेज साला विदेशी है, हमको तो मालूम नहीं था। ये सीधो कान्हू चांद भैरव को मालूम हो गया, और ये मालूम बिरसा मुंडा को हो गया, जो खोभा निंगोटी पहनने वाले बुड़बक जिसको बोलते हैं आदिवासी आज की स्थिति में यही बोलते बुड़बक, उन लोगों को पता चल गया, तब ना वो लोग अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश को आगे लीड करते हुए जब आए तब तक 100 साल लग गए, क्योंकि उनका मुकाबला आदिवासियों के साथ होता रहा। और धीरे धीरे जब इधर मेरठ तक ये लोग पहुँचे तब तक 1857 हो चुका था। 1757 से 1857 तक ब्राह्मण जो अपने आप को विद्वान मानता है उसको अंग्रेज विदेशी है साला समझ में ही नहीं आया। ऐसा कहा जा सकता है? इतने गधे हो सकते हैं ब्राह्मण लोग? ऐसा कहा जा सकता है क्या? जब अंग्रेजों ने छावनी बनाई, और छावनी में जब मंगल पांडे नाम का ब्राह्मण वहाँ पे नौकरी कर रहा था, उसने बहुत सारे गोले बारूद चोरी किए। और इसी बीच में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने तमाम लोगों को कुछ न कुछ पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। आप देखेंगे यहाँ पे रांची में केंद्र बनाए, वहाँ पे जो अभी उरांव जाति के लोगों का ज़्यादातर जो यहाँ पे भी कन्वर्जन करके क्रिश्चियन बने, तो वहाँ पे जो अपर सदन के लोग थे वो लोग जब भारत के अंदर आए तो उन्होंने कहा करे यहाँ पे तो लंपट लोग टाइप के दिखाई देते, इनको पढ़ने लिखने की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने पढ़ने लिखने का, हेल्थ की सुध ली, एजुकेशन की सुध ली, और स्कूल कॉलेज खुलवाए, न्याय की व्यवस्था की, विश्वविद्यालय खुलवाए। और जो एक आनंद देव नाम का ब्राह्मण था, वहाँ का नंद देव नाम का ब्राह्मण, उसको कंपनी कानून के तहत, ईस्ट इंडिया कंपनी कानून के तहत उन्होंने जब फांसी की सज़ा सुनाई, अरे साला अंग्रेज लोग तो बड़ा खतरनाक है। पहला काम जो हम लोग यहाँ पे शूद्र अतिशूद्रों को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार दिए नहीं थे, शासन सत्ता में बैठने का अधिकार दिए नहीं थे, जूता चप्पल खोल करके चलो ऐसा हमने कानून बनाया था, और उनको न्याय तो देना ही नहीं था, शिक्षा तो देना ही नहीं था। ऐसा कर रहे हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, हम साले अकेले तो लड़ नहीं सकते। तो उस समय दिल्ली के दरबार में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। 1857 की लड़ाई का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया, जो मुगल का अंतिम शासक था, अंतिम बादशाह था। उसके साथ उन्होंने कहा भाई साहब ऐसा करो, सारे ब्राह्मणों ने मिलकर के मीटिंग की उन लोगों से। अब मीटिंग करने के बाद लाल किला में, वो बैठक लाल किला में हुआ, और बैठक होने के बाद वहाँ से निर्णय लिया गया हम लोगों को हथियार बंद क्रांति करनी पड़ेगी। और ये निर्णय लिया गया अगर जीत गए तो तुम्हारा राज आगे तक बढ़ता रहेगा, कायम रहेगा। हार गए तो देखेंगे, हार गए तो देखेंगे। तो उन लोगों ने प्लान बनाया और हथियार गोले बारूद इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और जब हथियार गोले बारूद इकट्ठा करना शुरू किया तो उन्होंने लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों से। तो अंग्रेज़ों के पास आधुनिक हथियार थे, तड़ातड़ पकड़ करके बंद कर दिए। और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून में फांसी की सज़ा सुनाई गई, और वहाँ पे उसको ज़मीन गड्ढे खोद करके डाले गए। यानी ये उस समय मुगल बादशाह के नेतृत्व में थे। और हमको पढ़ाया जाता है कि 1857 की लड़ाई आज़ादी की पहली लड़ाई थी।
अगर ये पहली आज़ादी की लड़ाई थी, आज़ाद हो जाते तो क्या SC ST OBC के लोगों को कोई अधिकार मिलता? वो तो मुगलों की सत्ता बरकरार रहती। अब 1857 की लड़ाई के बाद में अगर ये लड़ाई इनकी थी तो ये लोग सोच रहे थे कि हम लोग आज़ाद हो जाए। शूद्र अति शूद्रों को अभी तक यवन, हड़, हुड़, शक, पुर्तगाली तमाम लोग आए, उन्होंने यहाँ की हमारी व्यवस्था को बनाए रखा, हमारी व्यवस्था में कोई छेड़छाड़ नहीं किया। अंग्रेज लोग वो पहले शख्स थे जिन्होंने छेड़छाड़ किया, इसलिए हमने अंग्रेजों को भगाया। अब अंग्रेज को भगाना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई नहीं करवाना चाहिए, न्यायपालिका की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं खोलना चाहिए। जबकि पूरी दुनिया जानती थी कि भारत के अंदर विश्वविद्यालय थे, भारत में पढ़ने की व्यवस्था थी। आज यहाँ के नंगे भूखे लोग कौन हो गए? अगर यहाँ पर शिक्षा का केंद्र उस समय ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था के सत्ता के दौरान थी, तो क्या प्राचीन काल के विश्वविद्यालय के भग्नावशेष मध्यकाल में कहीं पे दिखाई देते हैं? यवनों ने कभी खोला, हुड़ों ने कभी खोला, हड़ों ने कभी विश्वविद्यालय खोला, शकों ने खोला, मुगलों ने खोला विश्वविद्यालय? ऐसा है क्या? प्राचीन समय में जब इस देश के अंदर शूद्रों की सत्ता थी, विश्वविद्यालय थे। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैनी, कामायनी, कामाख्या जैसे तमाम 16 विश्वविद्यालय थे, जिसके भग्नावशेष भारत के, बांग्लादेश और अभी पाकिस्तान में मौजूद दिखाई देते हैं। ये इतिहास है। दुनिया के इतिहासकार आकर के भारत में इतिहास खोज रहे हैं। अब ब्राह्मण यहाँ पे इतिहास को दफना करके उसको कहीं पे दर्ज नहीं करता। तो जो आधुनिक भारत में ब्राह्मणों ने जो एक्शन लिया, बहुत बाद में उन्होंने चालाकी किया कि आज़ादी का आंदोलन जब फेल हो गया तो उन्होंने कहा कि हम जिनको दूर रखें वो तो हमारे आज़ादी के आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। तो इन्होंने आज़ादी का आंदोलन छोड़ करके सामाजिक आंदोलन शुरू किया और 1885 में कांग्रेस नामक संगठन का स्थापना किया। कांग्रेस नाम का जो संगठन है, कांग्रेस को हिंदी में सभा कहते हैं। कांग्रेस का कोई अर्थ नहीं है। कांग्रेस का मतलब सभा, मीटिंग, बैठक। तो अगर 1757 में लड़ रहे थे तो तुम बगैर संगठन का लड़ रहे थे। अगर कांग्रेस की स्थापना 1885 में होता है तो 1757 1885 का जो समय काल है, कितना लंबा समय है, उस समय क्यों नहीं लड़े? इन लोगों ने फिर सामाजिक संगठन बनाया, आर्य समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना की, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, प्रार्थना समाज की स्थापना की। कुछ महाराष्ट्र के अंदर हुए, कुछ साउथ इंडिया में हुए, कुछ जो है कलकत्ता के अंदर हुए। यानी सभी जगह के ब्राह्मणों ने योजनाबद्ध तरीके से सामाजिक आंदोलन चलाया। और उसी समय एक और आंदोलन चलाया जिसको कहते हैं कि वेद के बाद में जो उनकी बातें थी, जिसको कहा गया कि अब हम जो है इसको वेदों के बाद में हम जो और भी बहुत कुछ करने जा रहे हैं उस पर करेंगे। तो सामाजिक आंदोलन चला करके SC ST OBC के लोगों को गधा बनाने का काम किया। और 1947 में, यानी 57 से 1857 से 1947 कितने साल लगते हैं? 90 साल। जब वो ब्राह्मण लोग अपनी आज़ादी को लेने के लिए 90 साल लगा सकते हैं, हमारे लोग सोचते हैं 5-10 साल में आज़ाद होंगे कि नहीं होंगे। ये आकलन करने का हम आपको कुछ मैटर दे रहे हैं, जिसमें हमें समझना पड़ेगा कि हमारे महापुरुषों की आज़ादी का आंदोलन किस तरीके से, इस बात को समझना खुद है। पहले तो खुद हम क्या इस बात पे भरोसा कर पा रहे हैं कि आज़ादी का आंदोलन हमारी आज़ादी का आंदोलन था? पहली बात, वो जो आज़ादी का आंदोलन बताते हैं वो आज़ादी हमारी आज़ादी का आंदोलन था। दूसरी बात है कि क्या इस आज़ादी के आंदोलन में हम आज़ाद हो गए? अगर हमारे महापुरुषों की आज़ादी का आंदोलन अलग था तो उनकी उद्देश्य और विचारधारा क्या थी, उसको समझना पड़ेगा और अपने लोगों को समझाना पड़ेगा। क्योंकि हमें ये बेवकूफ़ बना करके उन्होंने अपनी आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन हम इनसे अपनी आज़ादी नहीं ले पा रहे। उसका कारण क्या है कि भारत का संविधान होने के बावजूद उन लोगों ने जिस तरीके से सत्ता के अंदर नियंत्रण किया है, जिस सामाजिक व्यवस्था के अंदर नियंत्रण किया है, वो चुनौतीपूर्ण है। इतना आसान नहीं है। आसान केवल इस बात के लिए है कि हमारी संख्या बहुसंख्यक है,
और हमें केवल लोगों को जाकर के बात बताना पड़ेगा। बात बताते बताते कब आंदोलन इस जन आंदोलन में तब्दील हो जाएगा